तो पिछले क्लासेस में हम लोग बायोमोलिकुल्स पढ़े थे। इस क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये फिजियोलॉजी का सबसे लास्ट टॉपिक है ना, सेकंड लास्ट टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोग पीछे से पढ़ेंगे क्योंकि पहले हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया है, हमने आपको स्क्रिप्टिव सिस्टम के बारे में पहले बता दिया है, लेकिन हम लोग पीछे से स्टार्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे और पूरा फिजियोलॉजी इसी तरह से कंप्लीट पहले भी की गई है और अभी भी कर दी जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट है? जो बच्चे बाद में है उनका बैकअप हो जाएगा, जो पहले हैं वो ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आता है मतलब आपका न्यूरल सिस्टम सही है, और नहीं समझ में आता है तो गड़बड़ है। आपको देखना है कि ये आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं हमेशा जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो आपको हेडिंग के बारे में जरूर बताते हैं कि न्यूरल मतलब क्या है, मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड बातें करेंगे, नर्व से रिलेटेड बातें करेंगे। कंट्रोल मतलब न्यूरल कंट्रोल की चर्चा करेंगे, और एक टर्म आया है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है इसको भी हम लोग अभी समझेंगे। क्लियर है? तो चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम के बारे में समझेंगे, यानी न्यूरल सिस्टम को चर्चा करेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की चर्चा करेंगे और इनकी कंडक्शन की बातें करेंगे, और फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, ब्रेन को पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे, और एक चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, टोटली क्लोज हो जाएगा। पहले आज से 2-3 साल पहले जब नीट वाले बच्चों को हम पढ़ाते थे तो उस टाइम इस चैप्टर बहुत बड़ा हुआ करता था, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्स एक्शन होता था, ईयर होता था, आई होता था, आई हटा, फिर ईयर भी हट गया इस चैप्टर से और रिफ्लेक्स एक्शन भी हट गया। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पे लिखा है न्यूरल कंट्रोल। हमने जैसे बताया कि न्यूरल कंट्रोल मतलब क्या, नर्व कंट्रोल की चर्चा करेंगे। नर्व किस तरीके से हमारे बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इसकी चर्चा यहाँ की जाएगी। और साथ साथ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है सर? आप डांस देखते हैं, डांस देखते हैं, डांस प्लस देखते हैं शो। उस शो में क्या देखते हैं कि अगर 4 बच्चे डांस कर रहे हैं तो चारों का मूवमेंट एक जैसा हो रहा है। अगर कोई बच्चा ऐसे किया तो सारे बच्चे ऐसे करेंगे, कोई बच्चा फिर ऐसे किया तो सारे बच्चे ऐसे करेंगे। तो ये पूरा जो उनका सिस्टम चल रहा है ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में चल रहा है। या फिर परेड की हम चर्चा करते हैं, एनसीसी, या फिर अभी जनवरी आने वाला है, 26 जनवरी को क्या देखते हैं, परेड, मार्च होता है। तो अगर सारे जो फौजी हैं लेफ्ट पैर को आगे बढ़ा रहे हैं तो सारे लेफ्ट पैर को बढ़ाएंगे, जिससे उनको परेड देखने में अच्छा लगता है ना। कोऑर्डिनेटेड बोलते कितना कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क किया जा रहा है ना। तो ये इसी तरीके की हमारी बॉडी एक्टिविटी भी, बॉडी ऑर्गन भी कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं। ठीक है? कोई डाउट है? इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। कोई डाउट? एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं और पीछे से एक डॉग आपको दौड़ाना स्टार्ट कर दिया, तो होता क्या है? होता यह है कि आपका ब्रेन मैसेज भेजता है ग्लैंड को। कैसे? एंडोक्राइन ग्लैंड को चर्चा करेंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड करता है क्या? कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, जैसे एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। और ये ग्लैंड्स, ये जो केमिकल्स हैं, जो एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये आपके बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देंगे, जिससे आपके मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की सप्लाई बढ़ जाएगी, और फर्दर आपके मसल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। किसके लिए सर? भागने के लिए। तब आप भाग पाएंगे। तो देख लेना किस तरीके से नर्व ने मैसेज भेजा ग्लैंड को, ग्लैंड से कुछ केमिकल निकले, वो किसको मैसेज भेजे? मसल्स को। अब मसल्स में कुछ चेंजेस हुआ जिसकी वजह से आपको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। मसल सेल्स में कुछ चेंजेस हो रहा है जिससे आपको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। ये कोऑर्डिनेशन है ना। मान लो नर्व मैसेज भेजता और एंडोक्राइन ग्लैंड केमिकल सीक्रेट नहीं करता तो क्या मैसेज मसल्स तक पहुंचता? अगर मसल्स तक मैसेज पहुंच गया, मसल्स रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं करता तो आपको एटीपी मिलती। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है? कोई डाउट है? आप देखते हैं हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं, जिससे मिलकर आपका एक पूरा सिस्टम बनता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? और हमारी बॉडी क्या हमेशा होम्योस्टैटिस में रहना चाहती है। होम्यो मतलब क्या? स्टैटिस मतलब क्या? एक समान बना रहना चाहता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मेरा बॉडी टेम्परेचर राइज कर गया होगा, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो मुझे एनर्जी लॉट ऑफ अमाउंट में चाहिए। तो बॉडी के अलग अलग सिस्टम उस एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए वर्क कर रहे होंगे। लेकिन जैसे मैं बोलना बंद कर दूंगा, पढ़ाना बंद कर दूंगा, तो क्या मेरा फिर से वही सिस्टम, मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक जाएगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं होम्योस्टैटिस। क्लियर है? कोई डाउट है? जैसा था वैसे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में वापस लौट जाना को बोलते हैं हम लोग
होम्योस्टैटिस। आप एग्जाम को देने जाते हैं, एग्जाम में प्रेशर आ जाता है, दिमाग काम नहीं करता है ना, हम पूरा ब्लड प्रेशर राइज कर जाता है। क्या दिन भर ब्लड प्रेशर राइज रहता है क्या? देखते एग्जाम में जैसे ही बैठेंगे 5-10 मिनट आधा घंटे के बाद आपकी फिर से बॉडी फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। आपका बर्थडे आता है, अभी 14 फरवरी आने वाला है, कुछ महीने में एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा गुड्डा गुड्डी लेने का, या फिर बर्थडे आता है एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, घर में कोई पार्टी फंक्शन एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। क्या एक्साइटमेंट पूरे जैसा आपके मॉर्निंग में एक्साइटमेंट रहता है, क्या इवनिंग में वैसा एक्साइटमेंट रहता है क्या? इसको बोलते हैं होम्योस्टैटिस। मतलब जैसा था हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है, हमारा बॉडी का जितने एंजाइम्स है, बॉडी के जितने फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है किसी स्टिमुलस के कारण आपकी बॉडी का टेम्परेचर या बॉडी की एक्टिविटी एक्साइट हो गई है या कम हो गई है तो पूरे दिन आपका वो सही रहेगा, वो नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन होने के लिए कोशिश करेगी। क्लियर है? अगर इसमें गड़बड़ है तो मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि भाई हमको नींद नहीं आ रहा है, हमको भूख नहीं लग रहा है, हमें दिन भर में बीपी हाई रह रहा है या फिर लो रह रहा है, तो हम किससे कंसल्ट करते हैं? डॉक्टर से। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। समझ में आई बात है? तो कोऑर्डिनेशन पे बहुत लंबा टॉपिक भाषण दे दिया। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोई डाउट है? इसीलिए हमारे बॉडी की जितने भी एक्टिविटी है उसको दो लोग या दो सिस्टम कोऑर्डिनेट करती है, एक न्यूरल सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम यानी केमिकल सिस्टम। ये दो ऐसे सिस्टम हैं जो आपके बॉडी के सारे एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। क्लियर है? जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बॉडी का मूवमेंट कर रहा हूं, ये न्यूरल कंट्रोल के अंडर में है। मेरी बॉडी में अलग अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो रहे हैं, वहां पे एंडोक्राइन सिस्टम भी वर्क कर रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? ये दो सिस्टम को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, यानी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। हम लोग न्यूरल सिस्टम को पढ़ेंगे, उनके कोऑर्डिनेशन को समझेंगे। क्या बात है, हंस दी बहुत देर से। और नेक्स्ट वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जो लास्ट चैप्टर है फिजियोलॉजी का, उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी एंडोक्राइन सिस्टम को समझेंगे। कोई डाउट है? ऑन है ना? कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए तो आइए पहले एनसीईआरटी हल्का सा रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगा। ये एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है। जैसे आप एनसीईआरटी का यहाँ पे आपको दिख रहा है, सारा चीज दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मैडम, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज यू नो द फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन द होम्योस्टैटिस। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करना चाहिए। क्यों सर चाहिए? क्योंकि हमें होम्योस्टैटिस मेंटेन करना है। क्लियर है? अगर इसमें तालमेल में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो हमारा होम्योस्टैटिस मेंटेन नहीं रहेगा, फर्दर हमें काफी सारे डिसऑर्डर या बीमारियां या फिर किसी तरह के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसलिए हमारा बॉडी का ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि हमारा बॉडी हमेशा होम्योस्टैटिस को मेंटेन करता है। जैसे अभी बहुत सारा एग्जाम्पल दिया था, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्गन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं और फर्दर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? इसमें एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, एज व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज, एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों सर? क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए। किसके लिए सर? फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए। जैसे एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी, कहाँ सर? तो मस्कुलर एक्टिविटी। क्यों बढ़ गई सर? क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ गई। मान लीजिए हमारा डंबल है छोटा सा, डंबल से हम क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यहाँ मसल्स की एक्टिविटी बढ़ गई, जिसके कारण एनर्जी डिमांड क्या हो गया है? बढ़ गया। एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करेंगे सर? हमारी बॉडी में कुछ कोऑर्डिनेशन होगा। कैसे कोऑर्डिनेशन होगा? आगे देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है यहाँ पे, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो इंक्रीज। अब यहाँ पे एक्टिविटी, मसल्स की एक्टिविटी बढ़ गई, मसल्स की एक्टिविटी बढ़ी तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगा? जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होगा, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तो हमारे मसल सेल्स में क्या है? ग्लूकोज है, वहां ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे बढ़ेगी? जब हम बार बार क्या करेंगे? ब्रीदिंग करेंगे, जोर जोर से करेंगे ब्रीदिंग ना। देखते जब रनिंग करते हैं तो सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, ब्रीदिंग ज्यादा करेंगे। जब ब्रीदिंग ज्यादा करेंगे तो बॉडी के अंदर O2 ज्यादा जाएगा, O2 ज्यादा जाएगा तो सेल्स के पास O2 ज्यादा होगा। जब सेल्स के पास O2 ज्यादा होगा तो फूड का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। जब फूड का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। कितना कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क है। अगर हम O2 को इनहेल ना करें तो क्या होगा? एनर्जी मिलेगी हमें? फर्दर नहीं मिलेगी, एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। अब देखिए जब O2 का डिमांड ज्यादा होगा तो हमारा हार्ट बीट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो हार्ट बीट का भी एक मेंटेनेंस है कि जब आपको एनर्जी डिमांड ज्यादा है,
एट ए टाइम किसी एक पर्टिकुलर सेल में, तो हार्ट बीट बढ़ जा रहा है, O2 का कंजप्शन बढ़ जा रहा है, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है। क्लियर है? क्या ये दिन भर चलता चला जा रहा है क्या? जब जैसे फिजिकल एक्सरसाइज कम कर देंगे हार्ट बीट कम हो जाएगा, O2 की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एनर्जी डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एटीपी प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं होम्योस्टैटिस। देख रहे हैं ना, जब जैसी जरूरत वैसा हमारा बॉडी का ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क कर रहा है। क्लियर? आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे सिमिलर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो इंक्रीज, द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड एक्टिविटी ऑफ नर्व्स। लिखा ना? कोई डाउट है कि जैसे सप्लाई बढ़ जाएगा तो हार्ट बीट बढ़ जा रही है, आपके ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जा रही है, आपका नर्व की जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बार बार यहाँ पे इम्पल्स मिलेगा कि बार बार एनर्जी चाहिए, ब्रेन को मैसेज आएगा, आपके नर्वस सिस्टम को मैसेज आएगा कि हमें एनर्जी डिमांड चाहिए, एनर्जी डिमांड चाहिए, तो हार्ट क्या करेगा, बार बार ब्लड पंप करेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? यहाँ पे कहानी ये है, thus the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organ are coordinated while performing physical exercise। जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारे ऑर्गन, चाहे हार्ट हो, चाहे लीवर हो, ऐसे हार्ट हो, लंग्स हो, आपके ब्लड वेसल्स हैं, ये सब कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं। मान लीजिए हम फिजिकल एक्सरसाइज करें, हार्ट बोलेगा हम पंप नहीं करेंगे ब्लड, काम चलेगा क्या? लंग्स बोलेगा हम गैस एक्सचेंज ही नहीं करेंगे, काम चलेगा क्या? इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नर्वस सिस्टम बोलेगा हम इम्पल्स नहीं सेंड करेंगे, कुछ काम होगा क्या? नहीं। यहीं पे कहानी लिखा हुआ है, thus the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organ are coordinated while performing the physical exercise in our body, neural system and endocrine system। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम लिखा है इन आर बॉडी, यहाँ से असर्शन रीजन के सवाल बनते हैं। न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinated and integrated all the activity of the organ so that the function are synchronized fashion। क्या बोला गया कि हमारे बॉडी में जो न्यूरल सिस्टम है, जो इंडोक्राइन सिस्टम है, वो इंटीग्रेटेड एक साथ वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं, तब जाके किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और दूसरा लाइन लिखता है, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता है, किसके साथ? नर्व और सेल के साथ, बॉडी के सेल के साथ, ताकि क्विक और फास्ट रिस्पॉन्स दे सके। क्लियर है? कोई डाउट है? इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं इसको एक बार थोड़ा सा पिक्चराइज कर दूं। मान लीजिए ये देखिए नर्व है, कैसे कोऑर्डिनेशन होती है। देखिए ये नर्व है, ये नर्व ने क्या किया कि नर्व को स्टिमुलस मिला। क्या मिला? स्टिमुलस मिला कि भाई हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है? तो नर्व क्या करेगा? नर्व मैसेज भेजेगा। नर्व मैसेज भेजेगा, किसको भेजेगा सर? एक ग्लैंड को भेजेगा। ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम अगले क्लास में लेंगे, अगले चैप्टर में कौन सा ग्लैंड पे अफेक्ट किया। नर्व ने मैसेज भेजा किसको? एंडोक्राइन ग्लैंड को। ये एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ हार्मोन निकाला जिसका बोलते हैं इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन, ये कुछ हार्मोन निकले। ये हार्मोन कहाँ एक्ट किए? ये हार्मोन आपके मसल्स में एक्ट कर रहे हैं। जब मसल्स पे एक्ट करेंगे तो मसल्स पे जैसे एक्ट करेंगे तो मसल्स में क्या होगा? फूड का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या मिलेगा सर आपको? एटीपी मिलेगा। ये एंडोक्राइन ग्लैंड हार्ट पे अफेक्ट करेंगे, हार्ट को पे अफेक्ट करेंगे, और हार्ट रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब हार्ट रेट बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगा तो ग्लूकोज के प्रेजेंस में टूटेगा और एटीपी का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो देख रहे हैं कैसे कोऑर्डिनेशन है। अगर इसमें से कोई एक भी ऑर्गन काम करना बंद कर दे, कोऑर्डिनेशन करना बंद कर देंगे, तो सिस्टम परफॉर्म नहीं होगा, पर्टिकुलर फंक्शन जो एटीपी रीच करना था वो काम होगा नहीं। क्लियर है? अब समझ में आया कोऑर्डिनेशन वर्ड को इतना देर से क्यों समझा रहा था, क्यों एनसीईआरटी रीड करवाया पहले? तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से आपके बॉडी में न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल देखने को मिलता है। केमिकल मतलब एंडोक्राइन, केमिकल मतलब क्या? एंडोक्राइन कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। देख रहे हैं ना किस तरीके से न्यूरल और किस तरीके से एंडोक्राइन कंट्रोल आपके बॉडी में देखने को मिल रहा है।
क्लियर है। न्यूरल कंट्रोल को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइन कंट्रोल को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। क्लियर है। ये दोनों इंटीग्रेटेड मैनर में, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, साथ साथ वर्क करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है। एंड नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर, कोई डाउट है। ये चैप्टर में यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों लाइन याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकते हैं नीट में। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, mechanism of neural control and coordination and transmission of nerve impulse conduction across a synapses। क्या पढ़ा कि सर इस चैप्टर में हम लोग नर्वस सिस्टम को समझेंगे, उनके पार्ट को देखेंगे, कैसे नर्व इम्पल्स जो बोले नर्व इम्पल्स का कंडक्शन करते हैं, इम्पल्स को कैसे कंडक्शन करते हैं, और लास्टली हम लोग साइनेप्सेस एंड फर्दर न्यूरोट्रांसमीटर को समझते हुए चैप्टर को क्लोज कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे न्यूरल सिस्टम का कुछ स्टार्टिंग बताया गया। न्यूरल सिस्टम यहाँ पे बताया गया है कि न्यूरल सिस्टम एक हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम है इन एनिमल्स। ठीक है, ये करते क्या है, ये किसी भी मैसेज को डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे मान बब्बू बना दे रहे हैं, ये बाबू है, इस बाबू को हमने पिन किया, ये बाबुआ है यहाँ बैठल, ये बाबू को हमने हीट यहाँ पे हीट बैठा दिया, हीट दे रहा है, हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो हीट यहाँ पे क्या हुआ, ये हीट स्टिमुलस की तरह से काम कर रहा है। कैसे, स्टिमुलस की तरह से। इस हीट को कौन किसने रिसीव किया, बाबू ने नहीं, बाबू का नर्व सेल ने इसको डिटेक्ट किया कि हमें क्या हीट मिल रहा है। डिटेक्ट को क्या किया, डिटेक्ट किया, ट्रांसमिट किया, और ट्रांसमिट कर कहाँ भेजा सर, आपके ब्रेन यानी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कहने का है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये चर्चा करेंगे, डिटेल पढ़ना है। और फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने हिसाब से एनालिसिस किया, अब बाबू को फिर मैसेज भेजा कि बाबू ये हीट आ रही है, यहाँ से हट जाना तो तुम्हारा बॉडी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो देख रहे ना कैसे यहाँ डिटेक्ट कर रहा है, ट्रांसमिट कर, यहाँ लिखा ना डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट। डिटेक्ट किया, रिसीव किया और फर्दर ट्रांसमिट कर लिया। क्लियर है। ये पूरा प्रोसेस आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ना है। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। अब यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट टाइप के नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। और नर्वस सिस्टम करता क्या सर, डिफरेंट स्टिमुलस को रिसीव करता है। जैसे हीट स्टिमुलस है, पेन को रिसीव कर सकता है। कोई हमको आई लव यू बोलेगा तो भी क्या है, स्टिमुलस है। आई लव यू बोलेगा तो हमको समझ में आना है कि मेरी गर्लफ्रेंड आई लव यू बोलेगी, दूसरा कोई बोल रहा है आई लव यू, गर्लफ्रेंड बोलेगी तो बोलेगा कि भाई आई लव यू टू। आपको दूसरा कोई बोलेगा तो तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या, ना कहानी है, 2 दिन से मेरे साथ यही चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ लिख दूं उसको कि तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या। तो ये कहानी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स की अगर चर्चा करें तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में प्रिमिटिव टाइप के नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। किसमें, लोअर इनवर्टिब्रेट्स। अभी एनिमल किंगडम पढ़ाया गया था आप लोगों को पीछे, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में प्रिमिटिव टाइप के नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। ये टेंशन नहीं लेना है, ये आगे भी लिखवाया जाएगा, मैं अभी बस लिख के यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि आप वहाँ देखेंगे ना, क्या नाम है, इनवर्टिब्रेट्स में अगर देखेंगे, लाइक हाइड्रा का एग्जाम्पल अगर हम ले लें, हमने किसका एग्जाम्पल ले लिया, हाइड्रा का एग्जाम्पल हमने ले लिया। तो हाइड्रा में आपका प्रिमिटिव टाइप का एपोलर टाइप नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। एपोलर क्या है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आगे पढ़ाएंगे। आप इंसेक्ट की अगर चर्चा करेंगे, इंसेक्ट की चर्चा करें यानी ऑर्थोपोडा की चर्चा करें, ऑर्थोपोडा की चर्चा करें तो इसमें थोड़ा सा एडवांस, इनसे एडवांस टाइप के नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। इसमें प्रिमिटिव ब्रेन देखने को मिलेगा आपको, और क्या देखने को मिलेगा, नर्व गैंग्लियन देखने को मिलेगा, नर्व गैंग्लियन देखने को मिलेगा। क्लियर है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की चर्चा करें, हम एनिमल्स में यानी वर्टिब्रेट्स की चर्चा करें, वर्टिब्रेट्स की अगर चर्चा करें तो वर्टिब्रेट्स में देखेंगे एडवांस टाइप के नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ह्यूमन बीइंग का चर्चा करें, हम लोग ह्यूमन बीइंग का नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले चैप्टर में। तो ह्यूमन बीइंग में आपको एडवांस टाइप के, मोर एडवांस टाइप के नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। इसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने इस क्लास में। क्लियर है, कोई डाउट है तो यहाँ पे आपको यही लिखा हुआ है, और इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, यहाँ तक में कोई डाउट है तो ये आपका यहाँ तक का टॉपिक हो गया। अब हम लोग कुछ
बोर्ड पे कुछ लिखेंगे और समझेंगे और अपने टॉपिक को आगे बढ़ा लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो यहां तक में कोई डाउट है तो बोलिए, डाउट है तो बोलिए, इसको हटा दें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको अभी जितना पढ़ा गया उसको समराइज कर देते हैं, यहाँ पे आपको समराइज करके आपको लिखवा देते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको भी बताया न्यूरल कंट्रोल, किस तरीके से हमारे बॉडी में न्यूरल कंट्रोल है, किस तरीके से होम्योस्टैटिस मेंटेन होता है और किस तरीके से हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। तो हमने बताया कि दो तरह के कोऑर्डिनेशन है, एक न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, एक केमिकल यानी एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन है। स्कूल में से पढ़ाया था, जल्दी सॉरी। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की अगर चर्चा की जाए तो कोऑर्डिनेशन दो टाइप का है। एक को हमने बोला न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और दूसरे को हमने बोला केमिकल या एंडोक्राइन, एंडोक्राइन या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? अगर न्यूरल कोऑर्डिनेशन की अगर चर्चा करें तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन में क्या है सर, न्यूरल कोऑर्डिनेशन की अगर चर्चा करें और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन की चर्चा करें तो अभी जस्ट बताया था न्यूरल कोऑर्डिनेशन पार्टिसिपेट कौन करता है, न्यूरॉन यानी नर्व सेल। यहाँ लिख सकते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन। न्यूरॉन, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं न्यूरॉन का मतलब क्या है सर, नर्व सेल का मतलब क्या है, कंफ्यूज होता है न्यूरॉन और नर्व सेल एक ही है क्या, हाँ एक ही है। क्लियर है? न्यूरॉन या फिर नर्व सेल की चर्चा करें, नर्व सेल पार्टिसिपेट। क्लियर है? यहां पे क्या कौन पार्टिसिपेट करेगा, यहां पे ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करेंगे। और ग्लैंड्स में भी कैसे ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है? ये कैसे, ये जो न्यूरॉन है किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, बोले ना कम्युनिकेट करेगा हमारे बॉडी ऑर्गन से। कैसे कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेट वाया इंपल्स ना। स्टिमुलस मिलेगा तो कैसे, इंपल्स, तो इंपल्स क्या है आगे पढ़ेंगे, मैसेज एक तरह का है। ठीक है? तो ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इंपल्स के थ्रू करेंगे। और ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट वाया केमिकल कॉल्ड हार्मोन, केमिकल कॉल्ड हार्मोन्स, ये हार्मोन्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे ना। इन्हीं हार्मोन्स को अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? इनका जो इफेक्ट होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्व का अगर देखा जाए न्यूरल कोऑर्डिनेशन का जो इफेक्ट है ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है। ठीक है? एंड फास्ट रिस्पॉन्स होता है। तो इनका कंडक्शन क्या है, इनका फास्ट कंडक्शन होता है, लिख सकते हैं फास्ट कंडक्शन होगा एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट देखने को मिलेगा। इंक भरिए तो भाई, इसमें इंक नहीं है, इसको ढक्कन खोलिए तो तक भर, यहाँ लिख लेते हैं एक बार और यहाँ पे इसका देख रहे हैं, यहाँ पे आपको स्लो कंडक्शन देखने को मिलेगा, स्लो कंडक्शन देखने को मिलेगा एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये कहानी क्या है, यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा ये दो, लेकिन सर ये नहीं समझ में आ रहा फास्ट कंडक्शन क्या होता है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होता है, तो इसकी चर्चा करते हैं। फास्ट कंडक्शन कहने का मतलब क्या है, चलिए इसको खोल के भरिए तो भाई फटाक से। फास्ट कंडक्शन कहने का मतलब क्या है, अंतरा इधर देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आग रखा हुआ है और अचानक में पढ़ाते पढ़ाते इस आग में क्या किया, अपने हाथ को डाल दिए, तो क्या होगा, हाथ में आग में हाथ डले रहेंगे क्या, तो हटा लेंगे। ये क्या है, फास्ट रिस्पॉन्स है। कौन इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन।
जो कि आपको नहीं पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना था रिफ्लेक्स एक्शन, अभी नहीं पढ़ना है। तो जैसे आग में हाथ गया तुरंत आग, हाथ क्या कर लिए, तुरंत हाथ हटा लिए, तुरंत हाथ क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। ये क्या है, फास्ट रिस्पॉन्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फास्ट रिस्पॉन्स बोला जाता है ना, फास्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट, क्या बार बार ऐसे ऐसे करते रहेंगे क्या, हमने हाथ हटा लिया, हमको मालूम है, अब अपना हाथ को अलग रख लिए, क्या बार बार ऐसे इफेक्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म। एक बार हाथ ऐसे किया तो ऐसे रह गया, हाथ डांस में ऐसे किए ऐसे रह गया, इसका मतलब है, इसको बोलते हैं आपके शॉर्ट टर्म इफेक्ट, फास्ट कंडक्शन। अभी मैं बोलूंगा फौजी हूं, मतलब मैं फौजी हूं, बोलूंगा कि सावधान, तो सावधान में ऐसे है, विश्राम तो ऐसे है, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम। भाई सरकारी स्कूल से हम पढ़े हैं, सावधान विश्राम जानते हैं, अटेंशन अटेंटिव नहीं जानते हैं, हाँ उतना नहीं आता भाई, क्लियर है। तो सावधान विश्राम, ये देखो शॉर्ट, सावधान बोल रहा है आदमी, बोला सावधान तो ऐसे खड़ा होने जगह वो ऐसे विश्राम में था तो ऐसे ही है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो गया ना, ये कहानी है, क्लियर है। क्या आपको कोई आई लव यू बोलेगा तो उसको 50 दिन बाद उसको जवाब देंगे, तुरंत जवाब देंगे ना, ये क्या है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। ब्रेन एनालिसिस क्या, हमको आई लव यू बोला, ब्रेन एनालिसिस क्या कि सामने बंदर है कि बंदरिया है, अगर हम लड़का है तो बंदरिया होगी, बंदरिया है तो जवाब नहीं देना है, और खूबसूरत महिला है तो जवाब दे देना है। तो इसको बोलते हैं क्या, फास्ट कंडक्शन एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट, क्लियर है। देखिए हार्मोन में ऐसा नहीं है, हार्मोन में स्लो कंडक्शन होता है एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, बहुत लंबे समय तक इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा इफेक्ट आपकी बॉडी पे, आप लोग गर्ल्स हैं जो यहाँ बॉयज बैठे हैं, उनको भी मालूम है, गर्ल्स लोग को मालूम है कि अगर एक बार कुछ केमिकल बॉडी में इंटर कर जाता है और वो हार्मोनल चेंजेस कर दे आपके बॉडी में, तो उसका इफेक्ट काफी समय तक आपको देखने को मिलता है। डॉक्टर बताते हैं ना, गर्ल्स बॉय आप लोग के एज में जो अभी एडोलेसेंस एज है, प्यूबर्टी एज है, डिफरेंट टाइप के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं बॉडी में, तो डॉक्टर पास जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है, ये हार्मोनल चेंजेस है, कोई टेंशन लेने की बातें नहीं है, क्लियर है ना। अगर अभी हम जानते हैं, अब सुनिएगा इसको और एक्सप्लेन करते हैं, हम जानते हैं कि 12 से 13 साल 14 साल में बच्चे क्या होते हैं, एडोलेसेंस एज में आ जाते हैं, यानी प्यूबर्टी एज में आ जाते हैं ना, ये ना है, उनके बॉडी में चेंजेस देखने को मिलता है। मान लीजिए अभिजीत सर 12 साल के थे, अचानक आज उनका बॉडी में हार्मोनल चेंजेस देखने एडोलेसेंस एज में इंटर कर गए, तो क्या सुबह उठे और तुमने दाढ़ी मुझे पूरा ग्रो कर गया एक ही बार में, क्या धीरे 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 पैचेज में आया, फिर उसके बाद अब वो मैच्योर हो गए। मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सब किसके कंट्रोल में है, एंडोक्राइन ग्लैंड के कंट्रोल में है, अब वो स्लो चेंजेस है, क्लियर है ना। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, धीरे धीरे होगा और लंबे समय तक उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, क्लियर है। कोई डाउट है, कोई डाउट है, क्लियर, फोटो लीजिए। मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है ना। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है और नहीं समझिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगर आगे बढ़ेंगे तो इस चैप्टर में अब हम लोग कहाँ इंटर करके अब क्या पढ़ना है, नर्वस टिश्यू पढ़ना है। पुराना बुक है ना आपका जी, पुराना बुक है ना, ये पुराना बुक है। इस पुराने बुक में खोलिए स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, पेज नंबर 100 खोलिए, पेज नंबर 100 खोलिए, पेज नंबर 100 खोलिए बाबू, पेज नंबर ऐसे याद होना चाहिए। इसका भी नया बुक है, तब गलत और पुराना चाहिए था। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉग ही है क्या इसके पे, एनिमल का नहीं है क्या, सॉरी ये भी नया बुक इसका भी है। अभी आप पुराना वाला बुक अगर देखेंगे जो 2017-18 के बुक उठा के देखिए जो एनसीईआरटी है, उसमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, अभी जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो आपके बुक में दिया गया है उसमें से ओनली फ्रॉग आपके पास है। उससे पहले इपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल्स, मस्कुलर टिश्यू, ये सारी चीजें यहाँ से डिलीट कर दी गई है। आप बुक उठा के देखेंगे तो वहाँ नर्वस टिश्यू में कुछ पॉइंट्स लिखाए गए हैं। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो उस पोर्शन को वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पे पढ़ा देते हैं, क्लियर है। लोकोमोशन में मसल्स पढ़ाते हैं तो मसल्स वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ाएंगे, क्लियर है। तो हमने क्या बोला कि नर्वस टिश्यू, वहाँ पे कुछ चर्चा की गई थी न्यूरोग्लियल सेल्स की, जो कि यहाँ चर्चा नहीं किया गया। तो नर्वस टिश्यू, अभी तक आप पढ़ते हो कि नर्वस टिश्यू में ओनली न्यूरॉन पार्टिसिपेट करता है, ऐसा नहीं है। नर्वस टिश्यू में दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्या चीजें, दो चीजें आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको बोला था पेज पलटिए।
जो कभी है नहीं, नया एनसीईआरटी है। नर्वस टिश्यू में आप देखेंगे दो चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं? पहला तो न्यूरॉन पढ़ेंगे, न्यूरॉन की चर्चा करेंगे, और दूसरा हम लोग न्यूरोग्लियल सेल्स की चर्चा करते हैं। किसकी? न्यूरोग्लियल सेल्स की चर्चा करें। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूरॉन यानी नर्व और न्यूरोग्लियल सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? मिलकर क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया देखें। अब न्यूरॉन क्या है, अभी बातें करेंगे। न्यूरॉन एक तरह का सेल है, नर्व एक तरह का सेल है। कैसा सेल है सर? लॉन्गेस्ट सेल है आपके बॉडी का। ये क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है। क्लियर है? न्यूरॉन की अगर चर्चा करें, न्यूरॉन के पास एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। नर्व सेल क्या होते हैं? एक्साइट हो सकते हैं, एक्साइट होकर कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, नर्व कंडक्शन करते हैं। अभी आगे पढ़ने वाले हैं। एक्साइट मतलब क्या? चार्ज, पोलराइज्ड हो गए। ठीक है? एक्साइट मतलब क्या? अभी तुम्हारा बर्थडे अगर कल आ जाए तो क्या करोगी? एक्साइट होते ना, खुश, वाह सर मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। बच्चा ऐसे ना करता है। अभी तो शादी करने की बात कर दे तो है सर, तो नहीं क्या हो जाए? डिमोटिवेट हो जाएंगे, अभी मेरा एज नहीं हुआ है, गुस्साने लगेंगे। क्लियर? तो ये एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी किसके पास है? नर्व के पास है। ठीक है? न्यूरॉन के पास होते हैं। हमारा एक और सेल्स है, मसल सेल्स होते हैं, स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं। हाँ सर, ऊपर ले लीजिए सर, ऊपर पूरा आएगा इन लोग। बच्चा लोग सर चले गए। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? तो हमने कहा मसल सेल्स और नर्व सेल के पास प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्साइट होने की। क्लियर है? एक्साइटमेंट जैसी आएगा हम बता देंगे वहां पे एक्साइटेबिलिटी। तो इनके पास है जो प्रॉपर्टी चौक। एक मिनट, लीजिए। तो हमने क्या बोला कि इनके पास हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी। इनके पास एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, मतलब एक्साइट हो सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट यहां तक? कपड़ा सर ऊपर एक है, ऊपर है तो डस्टर होगा या कैसे काम होगा? एक ही है। कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? तो यहाँ पे एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स के पास ऐसी एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी देखने को तो हैज नॉट इनके पास एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? न्यूरॉन क्या है सर? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन। ये क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ क्या है? न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू लिख सकते हैं। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। क्लियर है? ये नर्वस टिश्यू क्या है? स्ट्रक्चरल एंड क्या हो गया? बात क्यों कर रहे हैं? फंक्शनल यूनिट क्या हो गया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरॉन आपका क्या है? नर्वस टिश्यू है क्या? न्यूरॉन। जिस तरीके से सेल क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसका सर? हमारे बॉडी का, तो इसको बोलते हैं सेल। जिस तरीके से नेफ्रॉन पढ़ाएंगे, नेफ्रॉन क्या? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसका सर? किडनी का। सेम उसी तरीके से न्यूरॉन है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। क्लियर है? ये क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। कंडक्शन किसका करते हैं सर? इंपल्स का कंडक्शन करते हैं। देखा? दे कंडक्ट इंपल्स, इंपल्स का कंडक्शन करते हैं। किधर करते हैं? दे कंडक्ट इंपल्स इन यूनिडायरेक्शन। इसकी चर्चा अभी हम लोग कर लेंगे कि एक डायरेक्शन में इंपल्स का कंडक्शन करेंगे। क्या एक डायरेक्शन है? मतलब डेंड्राइट से एक्सॉन, फिर डेंड्राइट से एक्सॉन, मतलब इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शन। अभी पिक्चर बनाएंगे, आगे समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये कहानी हो रही है। तो ये इंपल्स का कंडक्शन करते हैं किधर? यूनिडायरेक्शन में। ये क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स क्या है? दे आर नॉट ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, दे आर द सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव यूनिट।
ये क्या है? सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू। कि नर्वस टिश्यू के सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव यूनिट आपको देखने को मिलता है, विच इज कॉल्ड न्यूरोग्लियल सेल्स। क्लियर है? कोई डाउट है? कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे नर्वस टिश्यू को सपोर्ट करते हैं? देखिएगा ध्यान से। ये आपका एक स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं, यहाँ पे आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व, ना नर्व सेल। ये देखिए नर्व है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये एक्सॉन, इतना तो क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे। ये पूरा क्या है सर? दिस इज द एक्सॉन, दिस इज द साइटोन, और यहां पे आपको डेंड्राइट्स देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अब एक्सॉन पे देखेंगे तो कुछ सारे नर्व के ऊपर नहीं होते हैं, कुछ कुछ नर्व के ऊपर देखेंगे। इस तरीके से आपको ऐसे लेयर देखने को मिलता है ना, इस तरीके से देख रहे ना, ये लेयर देखना, इस लेयर को बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ है। ये माइलिन शीथ कर क्या रहे हैं? एक्सॉन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब फर्दर कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कंडक्शन मतलब क्या? इम्पल्स का कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है? जिन नर्व के पास माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है उसमें कंडक्शन फास्ट देखने को मिलता है, और जिनके पास नहीं होता है उसमें कंडक्शन स्लो देखने को मिलता है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये माइलिन शीथ कर क्या रहा है? इस पूरे एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। और ये माइलिन शीथ बनाता कौन है? न्यूरोग्लियल सेल्स। क्लियर है? कोई डाउट है? तो हमने बोला क्या, ये कैसे बनाएंगे? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ दो जगह प्रेजेंट होते हैं। आप अभी आपके आगे पढ़ाएंगे कि आपके बॉडी में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें आपको दो चीज पढ़ना है, ब्रेन पढ़ना है एंड एक स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है। ये चर्चा भी करेंगे। और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपके बॉडी ऑर्गन से जोड़ने का काम करेगा। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक तरह के तार है जो ब्रेन को बॉडी से जोड़ेगा, बॉडी ऑर्गन से। जो स्पाइनल कॉर्ड को किससे जोड़ेगा? बॉडी ऑर्गन से। मतलब ये आपका सीएनएस है। देखिए दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये आपका कोई बॉडी ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन बीओ लिख दिया। इसको जो कनेक्ट करने का काम करेगा उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है? तो मैंने क्या बोला कि अब जो माइलिन शीथ हो सकता है या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भी प्रेजेंट होगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास भी प्रेजेंट होगा। मतलब सेंट्रल नर्व के पास भी प्रेजेंट होगा और पेरिफेरल नर्व के पास भी। ऊपर चलिए, ऊपर जाइए, पेरिफेरल नर्व के पास भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? कुछ नर्व सेल होते हैं माइलिनेटेड और कुछ क्या होते हैं? नॉन माइलिनेटेड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी कुछ सेल कैसे होंगे? नर्व सेल माइलिनेटेड और कुछ नॉन माइलिनेटेड। तो जो माइलिनेटेड की चर्चा करें, जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो माइलिन शीथ कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है? एक्सॉन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और कहां प्रेजेंट हो सकता है? एक्सॉन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? कोई डाउट है? अभी आगे चर्चा करेंगे। यहां पे जो एक्सॉन को जो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, माइलिन शीथ बनाने का काम कर रहा है, कहां पे सर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्राइट्स। कुछ सेल्स होते हैं ओलिगोडेंड्राइट्स। ओलिगोडेंड्राइट्स फॉर्म माइलिन शीथ। क्लियर है? कोई डाउट है? और यहां पे आपके स्वान सेल, यहां तक डाउट है क्या? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि न्यूरोग्लियल सेल्स क्या बनाते हैं? सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं। जो एक्सॉन है कहां पे सर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। उस एक्सॉन में माइलिन शीथ कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्राइट सेल्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन कौन बनाएगा? स्वान सेल्स बनाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? इसकी चर्चा अभी डिटेल में और की जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? फोटो लीजिए।
हो गया? कोई डाउट है? हम लोग स्ट्रक्चर कितना टाइम कितना हो गया भाई? अच्छा 4 बजे तुम लोग अभी क्लास है, ठीक है। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल इतना ही पढ़ा के छोड़ देंगे, अभी नेक्स्ट क्लास भी है तो इस पे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास में लेट मत करिएगा भाई, हम जैसे टॉपिक पढ़ाना चाह रहे थे उसमें टॉपिक कवर नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने क्या बोला? स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल पढ़ना है। किसका पढ़ना है? स्ट्रक्चर पढ़ना है। किसका? स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल कैसा दिखता है सब कोई जानता है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। नर्व सेल क्या है सर? लॉन्गेस्ट सेल है आपकी बॉडी का, लॉन्गेस्ट सेल है ये, एक तरह का लॉन्गेस्ट सेल है। तो नर्व सेल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट है? नर्व सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलेंगे, एक को हमने बोला प्रोसेस। अब ये थोड़ा सा आपको नया देखने को मिलेगा। एक को हमने बोला सेल बॉडी, या इसी को साइटोन, इसी को पेरी कैरियन। क्योंकि आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास भी तो है ना अभी 4 बजे। तो क्या है? सेल बॉडी, साइटोन एंड पेरी कैरियन। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर बनाऊंगा केवल नर्व का, क्लियर है? मैं सिंपल नर्व का स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ। कल के क्लास में डिटेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अरे इरेज क्यों कर दिया है? अंतरा देख लो, इसी तरह से बनाना आना चाहिए तुमको भी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। इस नर्व सेल में स्ट्रक्चर क्या देख रहे हैं अभी मैं आपको समझाते चला जाऊंगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। इस नर्व सेल में आपको 2 चीजें देखने को मिल रहा है। एक आपको साइटोन यानी सेल बॉडी, ये जो ये आपको दिख रहा है ना, दिस इज द सेल बॉडी। ये क्या है? सेल बॉडी है। इसी सेल बॉडी को हम साइटोन बोल रहे हैं या फिर पेरी कैरियन बोल रहे हैं। पेरी कैरियन मतलब क्या सर? पेरी मतलब पेरीफरी पे मतलब साइड में, पेरीफरी में। और कैरियन मतलब सर, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको, ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये क्या कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस की पेरीफरी पे ही तो प्रेजेंट है ना भाई। तो क्या इसको हम पेरी कैरियन बोल सकते हैं? और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर वो क्या है सर? दिस इज द न्यूक्लियस। क्लियर है? आपको मेन चीज देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या देखने को मिल रहा है? प्रोसेस। क्या प्रोसेस में क्या है सर? प्रोसेस में आपको 2 चीज प्रोसेस है सर। ये साइटोन से कुछ 2 चीजें निकले प्रोसेस के रूप में, एक इधर एक ब्रांचेस के रूप में आपको देखने को मिले। 2 प्रोसेस मतलब क्या? ब्रांचेज। प्रोसेस मतलब क्या सर? ब्रांचेज। ब्रांचेस क्या क्या है सर? 2 ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक को हमने बोला डेंड्राइट, एक को हमने बोला एक्सॉन। क्लियर है? तो जो आपको ये दिख रहा है ना, देखा ध्यान से, दिस इज द डेंड्राइट। ये जो पतला पतला है ये क्या है? डेंड्राइट्स है। और ये जो आपके मोटे मोटे स्ट्रक्चर देखेंगे ये क्या है? दिस इज डेंड्रोन। क्या है ये? डेंड्रोन। और ये आपका क्या है? दिस इज द एक्सॉन। और ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। और ये क्या है? साइनेप्टिक नॉब। क्लियर है? सबकी चर्चा की जाएगी डिटेल में, टेंशन नहीं लेना है, कल अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या बोला? डेंड्राइट्स क्या करते हैं? डेंड्राइट्स आपको देखो, डेंड्राइट्स का काम क्या? मैसेज को रिसीव करना, मैसेज को रिसीव करना, मैसेज को रिसीव करना, मैसेज को रिसीव करना। एक्सॉन क्या करता है? मैसेज को ट्रांसमिट, एक जगह से दूसरे जगह भेजेगा। क्लियर है? मैसेज को ले रहा है तो इसे क्या डेंड्राइट को एफरेंट बोल सकते हैं, एफरेंट इन नेचर, एफरेंट। और एक्सॉन क्या कर रहा है? दे रहा है, तो इसे इफरेंट बोल सकते हैं। एक्स, ई फॉर एक्स, ई फॉर इफरेंट। इफरेंट मतलब चली गई, तो इफरेंट एक्स छोड़ के चली जाती है। तो एक्सॉन मतलब क्या? एफरेंट। दे रहा है ना,
तो ये डेंड्राइट कैसे होते हैं? डेंड्राइट आपके कैसे बोला गया? एफरेंट होते हैं। एफरेंट मतलब मैसेज को रिसीव करते हैं ना। अभी जस्ट पीछे पढ़े थे एनसीईआरटी का लाइन कि नर्व सेल क्या करता है? सेंस करेगा, रिसीव करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो ये इफरेंट नेचर के होते हैं। इफरेंट मतलब क्या? ट्रांसमिट करेंगे। जो मैसेज को लेते हैं उसे बोलते हैं सेंसनरी। क्या बोलते हैं? सेंसनरी। और जो मैसेज को भेजते हैं उसे बोलते हैं मोटर। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? सर डेंड्राइट सेंसनरी टाइप के होते हैं। सेंसनरी मतलब क्या? सेंस करेंगे, मैसेज रिसीव करेंगे। और एफरेंट क्या होते हैं? मोटर टाइप के होते हैं, मैसेज को भेजने का काम करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो मैंने क्या बोला कि नर्व सेल में दो पार्ट है, सेल बॉडी, साइटोन एंड पेरिकार्डियन। इसमें आप देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज द डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक नर्व। कल इसकी चर्चा डिटेल में करने वाले हैं। लॉन्गेस्ट सेल है आपकी बॉडी का, साइटोन है। दूसरा क्या है सर? दूसरा प्रोसेस देखने को मिला। प्रोसेस मतलब ब्रांचेस देखने को मिला। नर्व सेल में आपको ब्रांचेस देखने को मिल रहे हैं। ब्रांचेस कुछ इधर निकले हैं, कुछ इधर निकले हैं और कुछ नीचे की तरफ निकले हैं। जो ये फैले हुए हैं चारों तरफ, ये मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, इसलिए इनको एफरेंट बोला जा रहा है, यानी सेंसनरी बोला जा रहा है। और जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं उसे इफरेंट या फिर मोटर बोला जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है मोहतरमा? क्लियर? आगे बढ़े। पेरिकार्डियम किस लिए बोले? पेरिकार्डियम इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो साइटोन है या जो सेल बॉडी है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ फैला हुआ है, उसे पेरिकार्डियम बोला जा रहा है। और जिसमें डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, इसे निसल्स ग्रैन्यूल्स बोला जाता है। क्या होता है निसल्स ग्रैन्यूल्स? कल चर्चा डिटेल में की जाएगी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। खेत के साथ बोला जा रहा है, जरा टॉपिक लेकर आए, तो टॉपिक हुआ नहीं तो हम लोग यहाँ पे आज नर्व सेल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिए होते तो शायद 2 क्लासेस में ये पूरा चैप्टर क्लोज हो गया होता। क्लियर है? तो चलिए कोई बात नहीं, अगले दिन हम इसको कवर अप करेंगे। तो आज क्या हो गया पता नहीं।